हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और किसका यूज करके क्वेश्चन बनते हैं उस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में आइए लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़े कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या उसमें पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन उस पर आते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, तो प्रक्षेप्य गति में क्या क्या टर्म होते हैं इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, समतलीय गति है, प्लेनर मोशन। तो इसमें अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन, और एक था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। तो इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। अब इस लेक्चर में हम लोगों का टारगेट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 डायमेंशनल होती है और सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल होगी। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है और ये भी था 2 डायमेंशनल मोशन, यानी सर्किल एक्स वाई प्लेन में होती है, उसी तरह से ये भी होगा एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ये मोशन 1 पॉइंट से एग्जिस्ट करके और दूसरे पॉइंट पर जाती है ऐसे। तो इसका पाथ इस रूप में होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस होगा। अब जैसे मान लीजिए इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में लॉन्ग जंप है या मिसाइल है या धनुष बाण से गति होती है या क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं, तो ये सब मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है और इसके भी बहुत सारे वर्क लाइफ में हैं। तो इससे जुड़ा साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से पहलू पर हमें फोकस करना चाहिए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन तो पीरियाडिक है, राउंडेड है, ये पीरियाडिक नहीं है, ये एक प्लेन में कर्व्ड पाथ पर संपन्न होने वाली मोशन है। जैसे फुटबॉल को किक मार दिए यहाँ से तो ये जा रहा है, ऐसे गिरेगा कभी न कभी जमीन पर। बंदूक की गोली छोड़ दिए वो भी गिरेगी कभी न कभी, धनुष बाण छोड़ दिए वो भी गिरेगा, लॉन्ग जंप यहाँ से कर लिए वो भी आएंगे ग्राउंड पर। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हर क्लास हर बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो टर्म पढ़ेंगे उसमें क्या क्या आएंगे इसी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मान लीजिए इसमें हम लोगों के पास एक पॉइंट होगा, एक डायग्राम लेते हैं और उससे जुड़ा क्वेश्चन आप लोग जैसे पढ़ते हैं इसमें कि प्रोजेक्शन पॉइंट होगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी होगी, प्रोजेक्शन एंगल होगा और उसके बाद ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा जिसके लिए मैक्सिमम हाइट होगा। ये इस प्रोजेक्शन पॉइंट से इंड पॉइंट तक जो रेंज कवर करेगा उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। जितना टाइम तक ये एबव द ग्राउंड एयर में रहता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़यन काल बोलते हैं उसको।
ये सब टर्म इसमें आते हैं। और प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होगा, तो ये सब टर्म हम लोगों के पास आता है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोगों के पास टर्म होंगे वो टर्म होते हैं, कई नाम से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण बिंदु। अब हिंदी इंग्लिश वाले सुनेंगे नाम और याद रखेंगे, प्रक्षेपण बिंदु पॉइंट ओ पर है। दूसरा नाम आता है इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण, कितना कोण पर उसको छोड़ा गया है। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण वेग u कितना है, ये टर्म आएगा नोमेनक्लेचर में। उसके बाद एक नाम और जुड़ता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u। जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो इससे रिलेटेड हम लोगों के टर्म इसमें आएंगे। अब देखिए दूसरा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान काल, उड़ान का समय क्या होगा। 6 होगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। 7 होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये बॉडी कभी आप ऊपर से नीचे फेंका जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी इसमें काम करेगी उसी को हम लोग फोकस करेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको डिटेल्स में हम लोग जियोमेट्री इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लीजिए इसको और आगे बढ़ाते हैं तो इसी में आ सकता है इक्वेशन ऑफ पाथ। पथ का इक्वेशन क्या होगा, इसके किस नेचर का ये पाथ होगा। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, तो सर्कुलर मोशन था, अब ये मोशन इन प्लेन ही है, तो इसका पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये टर्म हम लोग एक्सप्लेन इसमें कर रहे हैं। तो देखिए जैसे एक नाम हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। x y, और मान लीजिए कोई पाथ है यहाँ से ऐसे u वेलोसिटी से कोई जंप करके गया यहाँ पर, कितना एंगल पर गया, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ux का मतलब होगा u cos थीटा और uy का मीनिंग हो गया u sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ले लेंगे। ये मैक्सिमम हाइट पर गया है, मान लीजिए पॉइंट ए पर पहुंचा है, यहाँ पर आ गया बी पर। तो इस पॉइंट पर जब कुछ देर के लिए वो हॉरिजॉन्टल होगा तो Vx मिलता है और Vy की वैल्यू 0 हो जाती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी कंपोनेंट ये होगा तो 0 होगा, लेकिन इसके बाद 0 नहीं होगा। जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा ये, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
वी एक्स, और ये डाउनवर्ड हो जाएगा वी वाई, और ये होगा वी। इस पॉइंट पर भी आता है तो ये इस तरह से वेलोसिटी इसकी होगी, एक यू एक्स होगा और एक वी वाई होगा ऐसे। तो यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट से इंड पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर। टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ ए बी पाथ तक जाने में कितना समय लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चूंकि सभी लोग पढ़े रहते हैं, मान लीजिए इस समय तो हर बोर्ड के 11th के कोर्स में है कुछ टर्म, ग्रेजुएशन में नहीं है। पहले ग्रेजुएशन के मैथ में होता था, स्टैटिक्स डायनेमिक्स उसमें रहता था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब 11th के कोर्स में इसको कर दिया गया है सभी बोर्ड में। तो कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो बनते हैं इससे पूछे जाते हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट ये है कि हम लोगों का ओ है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यू है प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल, तो इन सब की वैल्यू को काउंट किया जाएगा। अब ये पाथ जियोमेट्री से पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक पाथ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पैराबोलिक पाथ क्या होगा, तो देखिए यहाँ से u का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू एक्स का मान हो गया यू कास थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, और थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर। इसलिए u इक्वल टू रूट ओवर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई। तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ से प्रोजेक्शन एंगल निकालना है, तो यहाँ से u कास थीटा और u साइन थीटा है, तो दोनों को डिवाइड कर दें हम लोग। तो u साइन थीटा अपान u कास थीटा इक्वल टू यू वाई अपान यू एक्स। तो टेन थीटा हो गया ये यू वाई बाई यू एक्स, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स यू वाई अपान यू एक्स। प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करना हो तो आप इस रास्ते से काम कर सकते हैं, इस पर प्रोजेक्शन एंगल मिल जाएगा आपको। अब पाथ निकालना हो कि किसके बराबर होगा पाथ, तो ये सब टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इसको जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होगा यू टी, तो एक्स एक्सिस पर जो मोशन ले रहा है वो यू एक्स है, इसका मान हो गया यू कास थीटा इंटू टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगा एक्स अपान यू कास थीटा। अब y का इक्वेशन होता है यू आई टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू आई यू साइन थीटा है इंटू टी है, और माइनस ऊपर जाएंगे तो g हो जाएगा एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर। अब u साइन थीटा है और t है, t की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा u साइन थीटा, और इसका मान है एक्स अपान यू कास
थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इस टी को यहाँ पर रख दीजिए, यू से यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, y इक्वल टू एक्स बचा है और साइन थीटा अपान कास थीटा। तो x टेन थीटा माइनस यहाँ पर हो गया g अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको पैराबोलिक पाथ का ये इक्वेशन है और पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि y प्रोपोर्शनल x होता है तो y इक्वल टू एम एक्स होता है, जो स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अगर y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर आ गया तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला को शो करता है। तो पैराबोला का इक्वेशन ये मिलता है ट्रेस करने पर। जैसे आप कैलकुलस से कर्व ट्रेसिंग पढ़ते हैं तो ये पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लिख दिया जाए ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, वेयर ए की वैल्यू है टेन थीटा और बी की वैल्यू है जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन जो होता है इसको पैराबोलिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इस फार्मूला को भी लर्न रखना है क्योंकि इस पर भी इक्वेशन बनते हैं। पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या होगा, तो इस तरह के टर्म को भी याद रखना होता है। अब देखिए कंपटीशन के क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। अब जैसे मान लीजिए प्रोजेक्शन एंगल पूछ दिया, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ दिया, किसी दो एंगल का नाम बताइए जिस पर बॉडी को प्रोजेक्ट करने पर परास से मिले, उसको पूछ देता है किस दो एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर पार्टिकल जो है एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज को प्राप्त करेगा जैसे बताया गया। उसी तरह से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली अगर 50 मीटर फेंक सकते हैं तो उस बॉडी को वर्टिकली कितना फेंक सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार। तो ये हम लोग यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंगल थीटा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स यू कास थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। इस ग्राफ से जब मोशन बॉटम से टॉप की ओर हो रही है यानी ग्राउंड से हो रही है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और एक बार होगा किसी मीनार से प्रोजेक्ट करें या किसी टावर से प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, इस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए ये पैराबोलिक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इस इक्वेशन हम लोग लेंगे तो इस पर लेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें है कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कंडीशन सब लगा देते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए एक नाम हम लोग लिए थे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल, उड़यन काल। तो ये उड़यन काल है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। जितना देर तक प्रोजेक्टेड बॉडी एबव द ग्राउंड रहता है उसी को कहा जाता है उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टेड बॉडी एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड
टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें हम लोगों को जैसे मैक्सिमम हाइट तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरह से, देखिए ये मोशन केवल ग्रेविटी के अंडर होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया है ये पार्टिकल और फिर यहाँ से आ गया है। तो टी जितना O से A तक जाने में लगता है उतना ही उसको A से B तक आने में लगता है। तो कुल टाइम जो होगा T बराबर होगा TOA प्लस TAB बराबर 2TO से A, किसी एक को ले लेंगे बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोगुना टाइम होगा। अब इस टाइम से हम लोगों को मिलता है कि इक्वेशन की भी y इक्वल टू UI माइनस GT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो Vy यहाँ पर जब पार्टिकल जाता है तो ये वेलोसिटी तो बचता है, ये वेलोसिटी कुछ जीरो हो जाता है। यहाँ पर की वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट है थीटा u y और ये था u cos थीटा यानी u x। तो ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती है लेकिन ये जीरो के बराबर हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और ये u sin थीटा हो गया माइनस GTO हो गया। तो यहाँ से GTO से A का मान हो गया u sin थीटा, तो TO से u sin थीटा अपान G, चूँकि T बराबर है 2TO से A, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा अपान G। तो ये फार्मूला आप अगर भूल जाते हैं तो अगर कंसेप्ट है तो कहीं से कहीं तोड़ना उसको सीखेंगे, कैसे टर्म मिल रहे हैं, और जब उसको तोड़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुरंत आपका माइंड जाएगा कि कौन सा फार्मूला उस पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये टर्म भी आपके सामने आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को बढ़ाना है तो कितना एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2u अपान g मैक्सिमम। तो ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है कि किसी बॉडी को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, किसी को 60 पर किया गया, किसी को 90 पर किया गया, तो कौन ज़्यादा देर तक एयर में रहेगा या एबव द ग्राउंड रहेगा। ये सभी एक ही साथ गिरेंगे, तो ऐसा नहीं है, सबका टाइम ऑफ इंटरवल क्या होगा अलग अलग होगा। तो जो 90 पर या इसके आसपास प्रोजेक्ट किया जाएगा वो ज़्यादा देर तक एयर में रहेगा, और ये थोड़ा पहले ही आ जाएगा, थोड़ा बाद में आएगा, इसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम होगा या इसके आसपास का एंगल ही मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखिए दूसरा है जैसे मैक्सिमम हाइट। तो हाइट के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं uy का स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि यही h है यहाँ से यहाँ। तो vy जीरो हो गया है, ये u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, तो h बराबर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है इसमें। अब इसको मैक्सिमम लाने के लिए थीटा को कितना करना होगा 90 डिग्री,
तो थीटा 90 हो जाएगा तो एच मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम। तो इतना आप लोगों के पास कंसेप्ट है कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो उसको आप लोग उसको कंटिन्यूअस अपने तैयारी पीरियड में बनाए रखेंगे, क्योंकि इस जितना कंटिन्यूअस रखेंगे फार्मूला और हर चैप्टर की समरी, उतना ही आपका क्वेश्चन सही सही अप्रोच करेगा और जल्दी होगा, मेरिट में आप जगह बनाएंगे, क्योंकि टाइम का भी बाउंडेशन है। और दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन को कितना फास्ट सॉल्व करते हैं, तो ये सब नाम सुनते हैं आप लोग, उसी को डिस्कस किया गया। अब देखिए, किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक प्रोजेक्ट करना है, जैसे किसी जंपर को हाई जंप करना है, तो हाई जंप करने के लिए कितना एंगल पर अपने बॉडी को प्रोजेक्ट करेगा, तो 90 डिग्री पर जो प्लेयर प्रोजेक्ट करना सीख लेगा या उसका कोच उसको प्रैक्टिस करा देगा ऐसे, तो लॉन्ग जंप का हीरो बन जाएगा। लॉन्ग जंप करें हाई जंप के लिए वो सबसे वो प्लेयर जो होगा गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 90 पर या उससे थोड़ा सा, मान लीजिए कि दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट को 90 पर प्रोजेक्ट किया गया, एक को 89 पर किया गया, एक को 88 पर किया गया और एक को 87 पर किया गया, तो कौन सा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, तो जो 90 के करीब होगा या 90 होगा वही मैक्सिमम हाइट को दे देगा कि ये H1 हाइट गेन किया, ये H2 किया, ये H3 किया और ये H4 किया। तो बढ़ते क्रम में ऑप्शन बना दिया कि कौन सही होगा, H1 बड़ा होगा H2 से, H3 से, ऐसे करके क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो आप इसको समझ लेंगे बारीकी से, 90 के आसपास का जो एंगल होगा वही मैक्सिमम अप्रोच के बारे में भविष्यवाणी कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड इसी तरह से आप लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और जहाँ पर गिरा, तो रेंज का मतलब है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मतलब है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux ले जा रहा है और टाइम पीरियड है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो गया u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 2u sin थीटा अपान g। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपान g, या u स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू है तो ये 2 sin थीटा cos थीटा अपान g, तो r हो गया। अब इसमें 2 थीटा आया है, तो अगर थीटा को हम लोग रख देते हैं 45, तो 2 थीटा हो जाएगा 90 और साइन 2 थीटा बराबर 1। तो r मैक्सिमम होने के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिया जाता है। जैसे कोई बॉडी है उसको 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाए तो अधिक से अधिक हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगी, इसलिए मिसाइल ऐसे सेट रहती है, टीवी में देखते हैं आप लोग 45 पर, तो लॉन्ग रेंज को कवर कर लेती है। तो इसमें है कि किसी को लॉन्ग जंप करना है अधिक डिस्टेंस तक, तो ये फार्मूला लगभग सभी 11th में पढ़ने वाले बच्चों को बताया जाता है। जो नहीं पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेगा। फास्ट बताने का मतलब है कि आप लोगों को फार्मूला जानना है, कौन लाइन कहाँ से लिया गया ये जानना है, और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में सोचना है। तो अब देखिए आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी, और उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या रखना है 45।
एच मैक्सिमम अभी निकला था u²/2g, तो इसको 1/2 u²/g लिख दें, तो ये आर मैक्सिमम का मान है आर मैक्सिमम बटा 2। तो एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम में ये रिलेशन है, या आर मैक्सिमम इक्वल टू 2h मैक्सिमम। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि जैसे किसी बॉडी को अधिक से अधिक 50 मीटर हॉरिजॉन्टली हम लोग थ्रो कर सकते हैं, तो उसी बॉडी को वर्टिकली कितना थ्रो कर सकते हैं। यानी जो किसी बॉडी को क्षैतिज दिशा में 40 मीटर फेंक सकते हैं, तो उसी को वर्टिकली कितना फेंक सकते हैं, तो उसका आधा हो जाएगा ये। अगर वर्टिकल दिया है 20 मीटर फेंक सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कितना फेंक सकते हैं, अधिक से अधिक देगा, तो इसका यूज करेंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसी बॉडी को मान लीजिए दे दिया कि एक लड़का किसी बॉल को क्षैतिज दिशा में 50 मीटर तक फेंक सकता है, तो उसी बॉल को ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो आर का आधा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको सोचना है, सॉल्व करना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्शन एंगल क्या होना चाहिए, यानी प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि अब हम लोगों को जैसे किसी बॉडी को भिन्न भिन्न एंगल पर थ्रो करना है ऐसे, तो ये बॉडी मान लीजिए θ1 पर जा रही है और ये θ2 पर जा रही है, और दोनों एक ही पॉइंट पर गिर रही है, जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज R1 और R2 आपस में क्या है, सेम है। तो